हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 80 महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए और मिलाइए कि साइंस के 80 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है? उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या फिर अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। उत्तल लेंस पूछे या उत्तल दर्पण पूछे, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो याद रखिएगा, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए ये आकाश में सबसे ज़्यादा बिखरता है। तो यहाँ पर अधिक पूछा गया है, तो नीला रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और नीला रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे कम होती हैं। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी देखिएगा, प्लस का यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा गया है कि यह किस प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो याद रखिएगा, ये उत्तल दर्पण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये उत्तल दर्पण क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। तो यहाँ पर प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो प्लस का दिया गया है यानी धनात्मक दिया गया है, तो उत्तल दर्पण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती है। अगर यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर रहता तो ये अवतल दर्पण होता, लेकिन प्लस का दिया गया है तो ये उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है।
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ए ऑप्शन को देखिएगा, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में वास्तविक यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी हो जाएगा। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये तीनों दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग होना ये किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन पूछा जाएगा तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण ये मुड़ जाती हैं अभिलंब की ओर या फिर अभिलंब के दूर। तो याद रखिएगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी, जब यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, राइट आंसर ए में दिया गया है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी तो ये अभिलंब से दूर मुड़ेगी, दोनों आपको याद होना चाहिए। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी, याद रखिएगा। जैसे विरल से सघन माध्यम में जाती हैं, यानी जैसे वायु से कांच में प्रवेश करती हैं, वायु हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। तो वायु से कांच में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का कार्य होता है गैसों का विनिमय एंड वाष्पोत्सर्जन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रंध्र का क्या कार्य होता है? तो गैसों का विनिमय एंड वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? तो ये 0.03% होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, ये तीनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या कहलाती हैं? तो हीमोडायलिसिस कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर
निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? कौन यहाँ पर गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि हो जाएगा, ये गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो जब पूर्ण विकसित अंडाशय जब हो जाता है तो वह फल में बदल जाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय ये फल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। कौन यहाँ पर लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि किस पीएच का मान बिलियन सबसे अधिक क्षारकीय होगा यहाँ पर पूछा गया है। क्षारकीय यानी कौन सा बिलियन का पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय है? तो याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो पूछा गया है कि किस पीएच मान वाला बिलियन सबसे अधिक क्षारीय है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 5 यहाँ पर ये 7 से अधिक है नहीं, ये तो अम्ल का पीएच मान है। अब यहाँ पर 10 ये भी क्षार का पीएच मान है, 11 ये भी है, 8 ये भी है। तो पूछा गया सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है? तो देखिए 11 यहाँ पर सबसे अधिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पीएच मान 11 सबसे अधिक क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना जल का रासायनिक नाम पूछा गया है। सबसे पहले चूना जल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? तो CaOH2 यही ना होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH2। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज यहाँ पर ये संश्लेषित सूचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला यहाँ पर ये बिना ज्वाला के जलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये तीनों होता है उपचयन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I यहाँ पर ये बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में ये क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? तो सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर, तो देखिएगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गमन करती हैं तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। अभिलंब से दूर मुड़ेगी तो पूछा गया है आपतन कोण I बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में संबंध क्या होता है? तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती हैं तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी और इस स्थिति में R का मान I से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है R का मान यहाँ पर ये I से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन से। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये टंगस्टन का होता है। क्वेश्चन नंबर, और विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, याद रखिएगा। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। तो नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। कितना होता है? तो ये 380 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। तो 380 दिया गया है, 380 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो न्यूनतम पूछा गया है यानी कम पूछा गया है। अधिक पूछा जाएगा तो क्या होगा? जब अधिक पूछा जाएगा यानी प्रकाश का अधिक तरंगदैर्घ्य है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद होना चाहिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 620 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक क्या है? तो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिकाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी। डब्ल्यूसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन होता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक का मतलब जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं आसानी से। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधातु कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अधातु ये विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि संक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम धातु देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है, जो कि 1 पर ही आता है। तो सोडियम धातु यहाँ पर सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना यहाँ पर 24 कैरेट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? यानी किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। याद रखिएगा, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। जलने से बचाने के लिए सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है।
क्योंकि सोडियम जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में पाया जाता है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, या परागकण में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण में पराग कोश पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी होना चाहिए। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन पूछा गया है, नहीं है। तो ऑक्सिन और उसके बाद यहाँ पर एथीन, साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों अलैंगिक जनन की विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये तीनों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों यहाँ पर अलैंगिक जनन की विधि हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर का चयन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण मटर का चयन किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2 होती है, महिला और पुरुष दोनों में। तो पुरुष में होता है XY और महिला में होता है XX। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। पुरुष में होता है XY, महिला में होता है XX। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया ये क्लोरोप्लास्ट के गणना में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो ये मूत्राशय में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूत्राशय में। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है यहाँ पर कि पेंटेन जिसका सूत्र, पेंटेन का सूत्र यहाँ पर दिया गया है C5 और H12, ये पेंटेन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो पूछा गया है कि इसके कितने संरचना समभावी संभव हैं? तो इसके 3 संरचना समभावी संभव हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य हैं? कार्बन आवर्त सारणी के ये किस वर्ग का सदस्य हैं? तो ये 14वें वर्ग का सदस्य है कार्बन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन का संकेत C होता है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग किसके कमी से पनपता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र जो है वह पत्तियों पर पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्तियों पर, पत्तियों में छिद्र को रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं एस्फिगमोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्फिगमोमैनोमीटर से रक्त मापा जाता है। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एस्फिगमोमैनोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 47 है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग ये हल्का पीला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो DDT यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया है। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बहुदिशीय नहीं होता है, एक दिशीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह साफ साफ देख सकता है। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकता है। यानी दूरदृष्टि दोष कब होता है? तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज अर्स्टेड ने किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर उत्तल लेंस भी दिया गया है, तो दोनों ना हो जाएगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो ये धनावेश एंड ऋणावेश के विपरीत दिशा में गतियों के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। धनावेश एंड ऋणावेश की विपरीत दिशा के गतियों के कारण नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम धातु का गलनांक सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 59 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10 H2O होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। राइट आंसर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा बायोमास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदिष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन प्रदिष्ट करने वाला रसायन DDT है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है? तो सोडा एस का सूत्र पूछा गया है Na2CO3 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन
ग्लोबल लॉन्ड का सूत्र है। ग्लोबल लॉन्ड का सूत्र कौन है? तो Na2SO4 इंटू 2H2O होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na2SO4 इंटू 2H2O। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रकाश की ओर परोह की गति है, तो प्रकाश की ओर परोह की गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए। तो यहाँ पर ये घेंघा रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो अग्र मस्तिष्क है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना ये मेनार्थे कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि है? तो कौन यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो कलम लगाना, दाब कलम और कलम प्रबंधन, ये तीनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल का जलीय विलयन में कौन उत्पन्न होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, H+ आयन। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शुद्ध जल का pH मान? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, राइट आंसर सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार और नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। क्वेश्चन नंबर 77 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु पूछा गया है, तो पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है। वर्गों की संख्या पूछा गया है, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।